हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज की जो ये वीडियो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी लोग मार्केट में कुछ स्टॉक्स को लेकर ऐसा मानकर बैठे हैं कि अगर वो स्टॉक्स में पैसे नहीं लगाए तो शायद एवरीबडी एल्स इज मेकिंग मनी, लेकिन उनका पैसा छूट रहा है यहाँ पर। तो हमें कभी भी मार्केट में शॉर्ट टर्म नहीं देखना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स ले सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म विजन नहीं रखना चाहिए। विजन हमेशा इस तरह का रखना चाहिए कि हम लगातार कई सालों तक मीन्स डिकेड्स तक पैसे कमा सकें। 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स। तो जो हमारा ओवरऑल प्लान होना चाहिए वो लाइफ टाइम ट्रेडिंग हम करते रहेंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। भले ही आप ट्रेडिंग यहाँ पर शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से करो, चाहे आप 3 मंथ्स होल्डिंग पीरियड रखो, चाहे आप 1 मंथ होल्डिंग पीरियड रखो, चाहे आप उससे भी छोटा रखो। यानी कि छोटा होल्डिंग पीरियड रखने में कोई बुराई नहीं है, जब तक आप किसी न किसी स्ट्रेटजी की बेस पर ट्रेड कर रहे हो। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि हम ऐसा सोचते हैं कि ये स्टॉक्स तो भागे जा रहे हैं विवेक भाई, हमारे हाथ से ये चीजें छूट गई। तो देखो, यहाँ पर तीन तरह की मार्केट होती है। एक मार्केट जिसमें इजी मनी होती है, सेकंड मार्केट जहां पर सब कुछ ही नीचे जा रहा होता है, एंड थर्ड मार्केट जहां पर अधिकतर लोग परेशान होते हैं, उसको टफ मार्केट कहते हैं। तो कितने तरह की मार्केट हुई? एक तो इजी मनी वाली मार्केट हुई जब सब कुछ ऊपर जा रहा होता है। एक यहाँ पर बैड मार्केट हुई जब सब कुछ नीचे जा रहा होता है। और थर्ड होता है यहाँ पर टफ मार्केट, जहां पर हमें बहुत समझदारी से ध्यान रखना होता है, क्योंकि उसी पर्टिकुलर टाइम पर लोग मार्केट में फंसते हैं और नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए चीजें खराब हो जाती हैं। अभी जो मार्केट है वो कुछ इसी तरह की मार्केट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर कुछ बात करें तो मैंने यहाँ पर ये एक लिस्ट बनाई हुई है लिक्विड करके। और लिक्विड का मतलब यहाँ पर ये है कि ये वो सारे स्टॉक्स हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हैं। और ये एक मीन्स 187 स्टॉक्स हैं इनमें। सो 187 स्टॉक्स की पूरी लिस्ट है। अगर हम इसमें देखें, जैसे ट्रेंड का हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। और ट्रेंड लास्ट 1.5 ईयर में 1200 रुपीज से 5200 रुपीज चला गया। और अगर उससे पहले की बात करें तो 350 से यहाँ पर 5245 चला गया। तो इसमें विवेक भाई गलत क्या है? देखो, गलत कुछ नहीं है, लेकिन किसी भी स्टॉक का 4 टाइम्स हो जाना लगातार, तो ऐसे में ये लगता है कि एवरी टाइम जब भी ये कंसोलिडेशन में आता है उसके बाद ऊपर चला जाता है, कंसोलिडेशन में आता है ऊपर चला जाता है, कंसोलिडेशन में आता है ऊपर चला जाता है, और फिर उसके बाद रुकता ही नहीं है। तो यहाँ अगर आप ट्रेंड लाइन खींचकर देखो ना, तो फर्स्ट सपोर्ट से सेकंड सपोर्ट की हमने ये ट्रेंड लाइन खींची, उसके बाद में और ऊपर को चला गया। सेकंड सपोर्ट से हमने थर्ड सपोर्ट की ट्रेंड लाइन खींची, तो थर्ड और फोर्थ ये दोनों ट्रेंड लाइन से अटैच हो गया। उसके बाद में फिर और ऊपर चला गया, उसके बाद में यहां से और ऊपर चला गया, और उसके बाद में ये ट्रेंड लाइन और स्पाइक हो गई। मतलब ये पूरी वर्टिकल फॉर्म लेती जा रही है सारी ट्रेंड लाइंस। तो ये जो वर्टिकल फॉर्म लेती जा रही हैं ट्रेंड लाइंस, ये कभी भी अच्छे संकेत नहीं होते, और इसको यूफोरिया कहा जाता है। यूफोरिया जरूरी नहीं है कि हमेशा ओवरऑल मार्केट में ही आए, यहाँ पर इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी यूफोरिया आता है। अब अगर हम इसका एक बार छोटा सा मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर, कि इसका पी रेशो देखते हैं कि ये कंपनी जो ट्रेंड लिमिटेड है, ट्रेंड लिमिटेड करती क्या है। चलो करे कुछ भी, एक बार इसका हम यहाँ पर पी रेशो चेक करते हैं। तो स्क्रीनर डॉट इन पर जाते हैं और यहाँ पर हम ट्रेंड लिमिटेड सर्च करते हैं, तो 206 का पीई है। हम कई बार अदानी का पीई देखकर परेशान होते हैं कि विवेक भाई, अदानी के पीई इतने ज्यादा हैं, वहां पर हिंडनबर्ग ने ये किया वो किया। हम इस तरह के स्टॉक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो 206 का पी होना, 1,86,000 करोड़ की यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन होना, और जबकि पूरे साल का यहाँ पर रेवेन्यू ही 12,000 करोड़ है, और जो पूरे साल का नेट प्रॉफिट है वो 1,400 करोड़ है। हमें क्या लगता है कि यहाँ पर ये 10 टाइम्स यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो जाएगा इमीडिएटली, विदाउट मीन्स इसको कुछ भी एज सच नया कुछ नहीं करना पड़ेगा, और 14,000 का यहाँ पर रेवेन्यू हो जाएगा। 14,000 का रेवेन्यू हुआ, आप समझना, अगर एक जीरो लग गई, 10 टाइम्स अगर रेवेन्यू हो गया, तो आप ये समझकर चलना कि तब भी ये स्टॉक का 15-16 के एक रीजनेबल पी पर ट्रेड कर रहा होगा, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज अक्सर ट्रेड करती हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक भी है, और टीसीएस जैसी कंपनीज भी 20-30 के पी के आसपास ही ट्रेड करती हैं। तो 10 टाइम्स होना, तो यहाँ पर कोई चार्ट पैटर्न है क्या इन स्टॉक्स में? कोई चार्ट पैटर्न नहीं है। अगर हम ओवरऑल जनरल जाइडस लाइफ की बात करने लगे, तो यहाँ पर ये मीन्स बहुत ज्यादा तेज रैली आई। अगर मैं इसको थोड़ा सा साइज को नॉर्मल कर लूं तो शायद और अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी, राइट। तो उसके बाद में अगर हम विप्रो की बात करें, विप्रो अच्छा नहीं चला।
वर्लपूल भी अच्छा नहीं चला। यहाँ पर वोल्टास की बात करें तो अच्छी खासी रैली सीधी आ गई। वीडीएल की बात करें तो इसमें भी स्पाइक की रैली आ गई। यानी कि लास्ट 3 4 6 मंथ्स में किस तरह की रैली आई है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। यूपीएल नीचे पड़ा है, मैकडोवल में पूरी रैली है, अल्ट्राटेक सीमेंट आसमान छू रहा है, यूबीएल आसमान छू रहा है, टीवीएस मोटर्स कि जैसे पता नहीं हवाई जहाज यही लोग बनाने वाले हैं। मैं इनकी गलती नहीं बता रहा हूँ, मैं तो एक आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमने चीजों को समझने की जरूरत है। ट्रेंड हमने देखा, यहाँ पर टोरेंट फार्मा बिल्कुल टॉप पर है, आसमान पर है। टाइटन हमेशा आसमान पर रहता है, थोड़ा सा नीचे आया था। टेक महिंद्रा ऑफ कोर्स नीचे है, टीसीएस नीचे है, टाटा स्टील बिल्कुल ऊपर है, टाटा पावर बिल्कुल ऊपर है, टाटा मोटर्स बिल्कुल ऊपर है, टाटा कंज्यूमर बिल्कुल ऊपर है, टाटा कम्युनिकेशन। यहाँ पर जितने भी इस तरह के आप स्टॉक्स देखोगे ना, और अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लूँ कि ठीक है एबीसीडी से लेकर चलते हैं। आरती इंडस्ट्रीज नीचे है, समझ में आता है। एबीबी ऐसा क्या हो गया कि 2300 का स्टॉक 9000 का पहुंच गया लास्ट 2 इयर्स में। एबट इंडिया ये भी ऊपर है, एबी कैपिटल वापस से टॉप पर पहुंच गया, एबीएफआरएल लगातार ऊपर जा रहा है, एसीसी ऑफ कोर्स टॉप पर है, अदानी एंटरप्राइजेस एज यूजुअल टॉप पर है, अदानी पोर्ट्स बिल्कुल टॉप पर है, एलकेम टॉप पर है, अंबुजा सीमेंट लाइफ टाइम हाई है, अपोलो हॉस्पिटल लाइफ टाइम हाई है, अपोलो टायर्स लाइफ टाइम हाई है। यानी कि ये अशोक लेलैंड बिल्कुल तो ऐसे में हमें इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि जो स्टॉक्स एक्चुअल में नीचे हैं, जैसे अतुल लिमिटेड नीचे है। अतुल लिमिटेड का हम एक बार यहाँ पर रिजल्ट्स देखते हैं कि रिजल्ट्स किस तरह के हैं, कि यहाँ पर ये इतना नीचे क्यों है। अगर अतुल लिमिटेड पर जाते हैं तो यहाँ पी रेशो नजर आता है 56 का, जो महंगा नजर आता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट लगातार गिरता हुआ नजर आता है, रेवेन्यू ऑलमोस्ट एट पार नजर आती है, और पिछले एक साल में रेवेन्यू गिरती हुई नजर आती है। तो यानी कि जो स्टॉक्स नीचे हैं उनके प्रॉफिट डाउन है, और जिनके प्रॉफिट ठीक ठाक हैं वो बिल्कुल आसमान पर छू रहे हैं। तो ऐसे में खरीदे तो खरीदें क्या? जो नीचे पड़े हुए स्टॉक्स हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फंडामेंटल्स जिनको हम कहते हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और जो स्टॉक्स बिल्कुल आसमान पर हैं उनमें चार्ट पैटर्न्स नहीं है। तो ऐसे में आपको समझदारी दिखाने की जरूरत है। फोमो यहाँ पर फील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कि जिसको फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं, कि सिर्फ मैं ही तो नहीं हूं ऐसा जिसने पैसे नहीं कमाए। जैसे एचएएल की आज की डेट में काफी एग्जांपल्स दिए जाते हैं कि विवेक भाई एचएएल अगर हमने लिया होता तो इतने पैसे बनते, क्योंकि वो तो इतना गुना हो गया। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जिन लोगों ने सपोज यहाँ पर इस स्टॉक को 3 इयर्स पहले परचेज किया, ऑलमोस्ट इन जून 21, एंड अभी का जो प्राइस है, यानी कि 10 टाइम्स हो गया स्टॉक, लगभग 525 से 5209 हो गया, 10 टाइम्स हो गया। हमें क्या लगता है कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 500 पर परचेज किया होगा और अभी 5200 पर तक अभी तक इसको रखा होगा? मुझे नहीं लगता कि अगर इंडिविजुअल की बात करें एब्सोल्यूट में कुछ नंबर्स हों तो हों, और वो भी रखकर भूल गए हों तो भूल गए हों, या फिर उनके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन ही ऐसी हो कि भाई ऑपरेटर ही वो हैं और ऑपरेटर या उनके दोस्त हैं तो रखे हों। अदरवाइज कोई अगर स्टडी के बेस पर लेगा तो किसी भी एंगल से 500 पर लेकर 5200 तक नहीं रखा जाता है स्टॉक को, क्योंकि कोई भी टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स यहाँ पर है ही नहीं इस पर्टिकुलर टाइम पर निकलते हुए स्टॉक में। तो जो स्टॉक्स, अब जैसे डिक्सन की हम बात करते हैं, कौन से चार्ट पैटर्न के बेस पर ये स्टॉक्स लगातार भाग रहे हैं कि यहाँ पर लो बना था ऑलमोस्ट 2500 का, अभी 11200 है, जो लास्ट हाई भी था अगर उसको भी देखें तो भी यहाँ पर 6000 का था, सीधा डबल हो गया। और रैली कहां से आई? 3000 से 12000 की। डीएलएफ की बात करें लगातार भागे जा रहा है, डॉक्टर रेड्डी की बात करें ये भी टॉप पर है, आयशर मोटर्स की बात करें ये भी लाइफ टाइम हाई पर है। ऐसे में मेरी बात ध्यान से समझो, यहाँ पर मैं कोई पैनिक क्रिएट करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि निफ्टी एक ही लेवल पर रुकी रहे या फिर थोड़ी सी ऊपर भी जाती रहे, और लोगों के पोर्टफोलियो अब अगले 1 1.5 साल तक लगातार नीचे जाते रहें, क्योंकि ये जितने भी सारे स्टॉक्स लगातार ऊपर चल रहे हैं ना, कब कौन कितने ट्रैप में आएगा किसी को अंदेशा भी नहीं है इस चीज का। जैसे मैंने आपको एक ट्रेंड का एग्जाम्पल दिया, या तो ट्रेंड अपने नेट प्रॉफिट को 10 टाइम्स कर ले, यानी कि 14,000 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट ले आए, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का भी नेट प्रॉफिट नहीं होता, या फिर अपने आप को नीचे आता हुआ देखे। तो ये चीजें ऐसे होने वाली हैं। और जहां तक ऊपर ले जाकर रोक कर रखने की बात है, तो ऑपरेटर कई बार रोक कर रख पाता है, लेकिन अगर आप उन ऑपरेटर्स को नहीं जानते तो फंसने के भी चांसेस यही होते हैं। और अगले 1 1.5 साल तक इस तरह की सिचुएशन बिल्कुल आ सकती है कि अगर आपने चीजों को फोमो फील करते हुए, जिसको मैं कह रहा हूं कि हम छूट ना जाएं प्रॉफिट लेने से, रैली लेने से, अगर उस तरह की सिचुएशन में आपने बिना बिजनेस को समझे, बिना फाइनेंशियल को समझे, बिना टेक्निकल को समझे, बिना चार्ट पैटर्न के यहाँ पर जो भी लोग ट्रेड लेने वाले हैं ना,
मेरे हिसाब से बिना चार्ट पैटर्न के जो भी लोग ट्रेड लेने वाले हैं वो फंसने के लिए तैयार रहें, ऐसा मैं कह सकता हूं साफ साफ। क्योंकि इस तरह की एब्सर्ड तरीके से स्टॉक प्राइसेस का लगातार ऊपर जाना कभी भी लगातार जाते रहना पॉसिबल नहीं होता। जा सकते हैं, जाकर ऊपर रुक सकते हैं, लेकिन ऊपर रुके नहीं रह सकते और ऊपर रुके रहकर और ऊपर नहीं जा सकते। जैसे मैं एक और चीज यहां पर आपको बताना चाहता हूं, हमें क्या लगता है कि अगर ऑपरेटर को परचेज करना होगा या बिग बॉयज को परचेज करना होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक को, जैसे हम आयशर मोटर्स की बात कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल लाइफ टाइम हाई पर यहां पर बाय कर रहे होंगे, या जब वो स्टॉक प्राइस यहां एक पैटर्न बना रहा था कप विद हैंडल टाइप का, तो वो इस पूरे एरिया में बाय कर रहे होंगे। अभी उनका यहाँ पर बाय करने का टाइम होगा या सेल करने का होगा? ऑपरेटर को बाय करना तो वो नीचे बाय करेगा, वो यहाँ पर लाइफ टाइम हाई पर क्यों बाय करेगा? अगर डिक्सन की भी बात करें तो डिक्सन में ऐसा क्या हो जाएगा अगले 2-3 साल में इस स्टॉक में कि ऑपरेटर या बिग बॉयज यहीं पर सारा का सारा बाय कर रहे होंगे, और जब यहाँ पर पूरी की पूरी गिरावट ये लेकर आए थे, जब स्टॉक कंसोलिडेशन में था, जब लगातार नीचे जा रहा था, तब ये बाय नहीं करेंगे। अभी इनको बाय करने की आफत होगी। हमें क्या लगता है कि यहाँ से 1 लाख रुपए सीधा नॉन स्टॉप हो जाएगा, या यहाँ पर 30-40,000 नॉन स्टॉप हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होता है। चीजों को हमें समझदारी से लेकर चलने की जरूरत होती है। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें स्टॉक, अब जैसे 183 का इसका पी रेशियो है, 67,000 करोड़ की इसकी पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और अगर हम इसकी यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो 375 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट है। कोई ऐसा नहीं है कि, और डबल होने में भी नेट प्रॉफिट को यहाँ पर 3 साल लगे हैं। 3 साल में अगर नेट प्रॉफिट डबल होता है तो 3 साल में नेट प्रॉफिट तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का भी डबल हुआ है। अगर हम यहाँ पर जाकर देखें इसके पी&एल स्टेटमेंट में 3 साल में तो नेट प्रॉफिट इनका भी डबल हुआ है, लेकिन इनको तो इतनी एब्सर्ड वैल्यूएशन नहीं मिल रही है यहाँ पर। ये तो 19 के पी पर है, तो वो 183 के पी पर क्यों है, 200 के पी पर क्यों है? क्योंकि पी लाया गया है। तो पीई के बेस पर ट्रेड करना सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर बिना चार्ट पैटर्न के ट्रेड करना मार्केट में, और बिना बिजनेस को समझना, बिना वैल्यूएशन को समझना, उन सबको समझे बिना यहाँ पर ट्रेड करना अपने आप में एक फाइनेंशियल सुसाइड है। अगर हमें ट्रेड नहीं मिल रहे हैं ना तो ट्रेड मत लो। जबरदस्ती ट्रेड लेना कभी भी अच्छी बात नहीं है स्टॉक मार्केट में। बस यहीं पर अपनी ग्रीड को कंट्रोल करना होता है, और जो स्टॉक प्राइसेस नीचे पड़े हुए हैं उनकी नेट प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, वहां पर फियर को कंट्रोल करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आज की डेट में मार्केट में अपॉर्चुनिटीज नहीं है अवेलेबल, इनफ अपॉर्चुनिटीज हैं। इतने सारे भरे हुए स्टॉक्स हैं जिनके नेट प्रॉफिट पिछले 2-3-4 साल में डबल या उससे ज्यादा हुए हैं, और स्टॉक प्राइसेस सेम लेवल पर हैं। उन स्टॉक्स को देखो, फाइंड आउट करो और उनमें पोजीशन बनाओ, लेकिन चार्ट पैटर्न को वहां पर भी ध्यान में रखना। बिना चार्ट पैटर्न के ट्रेड करना जरूरी नहीं होता। एक चीज ध्यान से समझो कि अगर मार्केट में गिरावट आती है तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक जैसे शेयर में डर लगना चाहिए, जो एक बेस बना चुके हैं, वैल्यूएशन नीचे आ चुकी हैं, या यहाँ पर इस तरह के स्टॉक में डर लगना चाहिए जो कभी भी इस तरह की सिचुएशन ला सकते हैं। विवेक भाई क्या बात कर रहे हो, इस तरह की सिचुएशंस आती हैं क्या? तो यहाँ पर आप इससे पहले भी देख सकते हो, यहाँ पर भी इसी तरह से रैलीज आई थी, यहाँ पर भी अंधाधुंध रैली आई थी। उसके बाद में क्या हुआ था? उसके बाद में सेम स्टॉक जो यहाँ पर 6,200 का था, वही हमें यहाँ पर 2,500 का नजर आया था। तो ऐसा नहीं होता है क्या? ऐसा अक्सर होता है। आयशर मोटर की भी अगर हम बात करने लगे, आयशर मोटर में भी एक टाइम पर लगातार ऐसी रैली आई थी कि जैसे कभी नीचे आएगा ही नहीं, इसी तरीके से यहाँ पर। और रैली आने के बाद में 3,400 से क्या हुआ था उसके बाद में 2017 में यहाँ पर इसने 3,400 का लेवल बनाया था, एंड 2017 से लेकर आप ये लेकर चलो 2023 तक, यानी कि ये पूरे 6 इयर्स ये या तो सेम लेवल 6 इयर्स के बाद टच कर पाया था, और 3,400 से नीचे आया था, 1,200 आ गया था, और 1,200 आने पर सबको ऐसा लग रहा था कि खत्म हो जाएगा। यहाँ पर कभी भी बिना समझे और सिर्फ ये समझ के कि स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है तो अच्छा है और नीचे जा रहा है तो बेकार है, अगर ऐसे करना है तो ये कभी भी अच्छा तरीका नहीं है। मैं आपको एक बचपन का अपना एग्जांपल देता हूँ। आई हैव नेवर बीन गुड इन क्रिकेट। मैं कभी अच्छा नहीं रहा और कभी खेला भी नहीं। पापा ने कभी खेलने भी नहीं दिया। उनका एक ही कहना था कि या तो दुकान पर बैठकर पैसे कमाना सीखो या पढ़ाई करो, कुछ बन जाओगे। खेलना आपके बस की बात नहीं है। ठीक है, वैसे भी खेलने में जो प्लेयर्स बनते हैं और जो प्लेयर बन के बहुत अच्छे पैसे कमा पाते हैं, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। अगर 100 क्रिकेटर्स निकल भी गए या 100 फुटबॉलर्स निकल भी गए तो टोटल जो नंबर है ना, इस नंबर से बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आईएएस ऑफिसर्स का है, और आईआरएस ऑफिसर्स का है, आईपीएस ऑफिसर्स का है, और साइंटिस्ट का है। तो बनना है तो वो बन लो, वहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, पापा का ये कहना था। लेकिन उसके बावजूद भी एक बार हमारे स्कूल का क्रिकेट मैच था, और 11 प्लेयर्स में से एक प्लेयर भाग गया, छुट्टी पर था, नहीं आया।
उस टाइम पर मुझे चांस दिया गया बैटिंग करने का क्योंकि बाकी प्लेयर्स आउट हो गए थे। बॉल आई और मैंने आंखें बंद करके घुमाया, वो सिक्स चला गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सिक्स मारना आता है या फिर मैं बहुत अच्छा प्लेयर था। अगली बॉल पे मैं रन आउट भी हो गया क्योंकि यही नहीं पता था कि बैट को लास्ट मोमेंट पर जमीन पर पिच पर टच करते हुए चलना होता है। मैं हवा में उठाकर झंडा मीन्स शान का तिरंगा अपना वैसे चल रहा था, तो वैसे बात नहीं बनी यहाँ पर। इसी तरीके से अगर इन हाई फ्लाइंग स्टॉक्स में किसी कुछ लोगों के अगर पैसे बने भी हैं बिना सोचे समझे ट्रेड लेकर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अच्छा तरीका है काम करने का। आप एक चीज ध्यान से समझना, अगर अप्रोच अच्छी है और आपके पैसे शॉर्ट टर्म में नहीं भी बने तो भी ये अच्छी बात है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन अगर अप्रोच अच्छी नहीं है और शॉर्ट टर्म में पैसे बन भी गए तो भी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में लगातार पैसे नहीं बन पाएंगे। अपनी अप्रोच ठीक करने की जरूरत है। पैसा एक साल में उतना नहीं बनेगा तो अगले साल बन जाएगा, अगले साल नहीं बनेगा तो उसके बाद बन जाएगा। ये ध्यान करके चलो, अगर अप्रोच ठीक होगी तो 30 40 50 इयर्स जो अपने पास लाइफ में है हमेशा पैसे बनेंगे। लेकिन अप्रोच ठीक नहीं होगी तो 2-3 बार बाई चांस पैसे बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो पिटाई होगी वो कभी आपको ट्रेड करने भी नहीं देगी, आपको ट्रेडिंग से दूर रखेगी। आपको डर लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया यार, 11,000 पर लिया था और 2 दिन में ये 6,000 7,000 8,000 आ गया। कि ऐसा होता है क्या, चलो 2 दिन में नहीं आया यार, 2 महीने में आ गया, अब क्या करें। अब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वैसे भी जो लोग हाई फ्लाइंग स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं, बहुत ध्यान से समझना, वो कभी भी अपना ये रूल फॉलो नहीं करते कि एक ही स्टॉक में 5% पैसा लगाना है। वो बल्क में पैसे लगाते हैं, क्योंकि हाई फ्लाइंग स्टॉक्स में पैसे लगाने का मतलब ही ये है कि वो रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। और जब रूल्स नहीं होते तो ये रूल भी वो मेंटेन नहीं कर पाते कि एक स्टॉक में 3-4-5% से ज्यादा पैसा न लगाया जाए। समझदारी से ध्यान लेने की जरूरत करने की जरूरत है। नेक्स्ट 1 ईयर यहाँ पर टफ होने वाला है। सिर्फ वही लोग पैसे कमा पाएंगे, और एक्चुअल में पैसे कमाना तो दूर की बात, वही लोग अपने पैसे को यहाँ पर बचा कर रख पाएंगे जो सिस्टमेटिक अप्रोच से ट्रेड करेंगे। जो बिना स्ट्रेटजीज के ट्रेड करेंगे उनके लिए नेक्स्ट 1 ईयर इज गोइंग टू बी वेरी टफ। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। बाकी स्टॉक मार्केट है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन हमें यहाँ पर कोशिश रहने की जरूरत है। मेरा मन था कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा सचेत किया जाए। सचेत नॉट इन द सेंस कि आप ट्रेडिंग करना छोड़ दो, बट जो भी ट्रेड लेना है वो सिस्टमेटिक अप्रोच से लो, हाई फ्लाइंग स्टॉक से थोड़ा सा बच के रहो यहाँ पर। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।